नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2024 पेपर 2 फिजिक्स अब एडमिट कार्ड भी आज आ गई है। तो अब बहुत कम समय बचा है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स पेपर 2 की क्लास करा रहा हूँ। जो आज जो आपके सामने उपलब्ध है वो 9वां सेट है। इससे पहले 8 सेट में करा चुका हूँ। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो फिजिक्स पेपर 2 बिहार स्टेट का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके आप पिछले 8 वीडियो को देख सकते हैं। ये 9वां वीडियो है। परीक्षा होने तक मैं जितनी सीरीज करा दूंगा, लगभग 15 सीरीज तो हो ही जाएंगी, 15 से 20 सीरीज। तो 15 से 20 सीरीज में जो भी सवाल मैं करा दूंगा, लगभग उसी सवाल से मिलता जुलता या उसी टाइप के या हूबहू बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप सीरीज को अवश्य देखें और प्रीवियस ईयर्स को देखकर सीरीज को देखें, ताकि आपको लगे कि सवाल उसी स्तर के कराए जा रहे हैं। नहीं तो सवाल तो सभी जगह कराए जाते हैं, लेकिन वो स्तर मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप स्तर जरूर देखें और मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, आप खुद से मैच करें और फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए, फिजिक्स पेपर 2 क्लास 11-12 एस्टेट 2024। साथ में यदि आप बीपीएससी या टीआरई की में भी फिजिक्स पेपर 2 के लिए यानी कि 11-12 की क्लास के लिए परीक्षा दे रहे हैं, जो कि जून माह के 26, 27, 28, 29, 30 के बीच होने वाली है, तो उस आपके लिए भी ये सारे सीरीज काफ़ी बेस्ट होगा। तो आप भी इन सीरीज को देखें और जो एस्टेट वाले हैं दोनों देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? जब पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में आप तोड़ते हैं तो पृष्ठ ऊर्जा में क्या होगी? तो क्या वो बढ़ जाएगी, क्या वो घट जाएगी, क्या वो नहीं बदलेगी, क्या वो बढ़ेगी और घटेगी भी? तो इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ सकती है। अब आपको समझना होगा कि यदि पानी की बड़ी बूंदे को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा यानी कि वो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ऊर्जा डिपेंड करेगी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो पृष्ठीय ऊर्जा जो है वो इक्वल टू वो कितना चेंज हुआ है, तो पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चूज किया जाता है कि वो कितना वृद्धि होगा। तो कहते हैं थोड़ा डिटेल्स में, यहाँ देखिए, यदि वह बूंद टूटकर छोटी बूंदों में परिवर्तित होती है तो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ता है। इस प्रकार पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब कोई ये क्या कह रहा है कि बड़ी बूंद, जब बड़ी बूंद छोटी बूंद में आएगी तो बूंद, ये बड़ा बूंद है, इसे टूट कर एक छोटी बूंद में तोड़ा जब जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि ये बूंद छोटा होगा तो इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी एनर्जी में क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा सवाल लेते हैं। यदि सरल लोलक स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रहा है तो उसका दोलन काल होगा। देखिए, जैसे ही फ्री फॉल कर दे, आपके पेंडुलम को फ्री फॉलिंग किया जाए तो आप सीधा समझिए कि उसका दोलन काल इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। ठीक है? वैसे तो जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड, वो T=2π√L/g, ये सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। लेकिन यदि स्वतंत्रता पूर्वक आप गिराते हैं, फ्री फॉलिंग में गिराते हैं, तो ग्रेविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसे कोई रोकेगा ही नहीं। क्योंकि जब फ्री फॉलिंग होगी तो जब किसी वस्तु को कोई बल लगा के रोकेगा ही नहीं तो वो वस्तु रुकेगी नहीं, तो अनंत हो जाएगा उसका। अगला सवाल लेते हैं। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो जब ताप में आप वृद्धि करेंगे तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? अपरिवर्तित, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो घट जाता है। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्यों घट जाता है? कभी आपने सोचा कि ताप में वृद्धि करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है? तो देखिए, जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उस लिक्विड को जब आप गर्म करते हैं, पृष्ठ तनाव क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि जैसे बोतल में आपने पानी भरा तो एक पानी के साथ जो कनेक्शन है वो पृष्ठ तनाव है, पकड़ के रखता है। लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो पानी क्या होने लगती है? पतला होने लगती है, जिसके कारण उसकी पकड़ ढीली होने जाती है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप क्या करें, एक गर्म पानी को अपने हाथ से छू के देखें और ठंडा पानी, नॉर्मल पानी को देखें, तो नॉर्मल पानी थोड़ा मोटा लगेगा, जबकि गर्म पानी थोड़ा पतला लगेगा। यही कारण है कि जब कपड़े हमारे गंदे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारी मम्मी लोग क्या करती है, पानी को खौला के गर्म करके उसमें सरफ डाल के तब कपड़ा डाल के दाती है, ताकि पानी इतना पतला हो जाए कि कपड़े के बारीक बारीक जगह पहुंचकर उसे साफ कर सकता है। इसलिए ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्लियर है? अगला सवाल चलते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन का वेग जिसका द्रव्यमान इसके विराम द्रव्यमान का 10 गुना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कह रहा है कि द्रव्यमान के 10 गुना का होगा। तो इसके लिए गतिमान द्रव का जो फॉर्मूला होता है इस पर आपको कैलकुलेशन करना होगा। इसके साथ ही आप इसको डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट वैल्यू निकलता है वो v इक्वल टू वेलोसिटी वेग 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यदि आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप कंसेप्ट में चूंकि समय कम है तो आप आराम से एक इलेक्ट्रॉन का वेग उसके द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान का 10 गुना बड़ा होगा तो 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप स्मरण कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, यदि अचानक पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो दिन क्या हो जाएगा। देखिए पृथ्वी अगर सिकुड़ेगी, अभी क्या हो रहा है 24 घंटे हमारे पृथ्वी पर पूरा जो है 12 घंटे का दिन 12 घंटा का रात होता है। यदि उस सिकुड़ कर आधी हो जाएगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है डिटेल्स, लेकिन इसका सही जवाब है 18 घंटे। कितने घंटे 18 घंटे। तो कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो टोटल जो T1 और T2 का पीरियड है तो एक मान होता है जो अभी चल रहा है, जो T चल रहा है अभी हमारा 24 घंटा, और एक मान जो T2 जो निकलता है हमारा वो 6, तो उसको माइनस करते हैं तो वर्तमान का निकल जाएगा 18 घंटे। तो यहाँ डिटेल्स में आपको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला सवाल, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं आप, तो dq बराबर TdS। ऊष्मागति का द्वितीय नियम के अनुसार ds बराबर dq अपॉन t होता है, तो dq बराबर TdS लिखते हैं, जहां जो ds है एंट्रोपी परिवर्तन को दिखाता है। ये तो नियम है, डायरेक्ट आपको याद ही करने होंगे कि ऊष्मागति के द्वितीय नियम को कैसे लिखते हैं। तो dq इक्वल टू TdS, ये यहाँ पे ds जो है वो सूचित करता है एंट्रोपी परिवर्तन को। अगला सवाल लेते हैं, यदि A अलग अलग B तथा C के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो B तथा C आपस में भी ऊष्मीय संतुलन होंगे। ये जीरथ लॉ के अनुसार। जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि यदि कोई, यहाँ पे देखिए आप पिक्चर बनाया हुआ है, यदि कोई मान के चलिए ये A वाला भाग है, कोई B वाला भाग है, ये ऊष्मा रोधी है, यानी कि इसकी गर्मी इसमें नहीं जा सकता है, ठीक। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये C वाला पार्ट, ये ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि इसकी गर्मी इसमें आ सकती है। बिल्कुल है। तो इसकी गर्मी इसमें नहीं आ सकती, इसकी गर्मी इसमें नहीं जा सकती, लेकिन इसकी गर्मी इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है, क्योंकि इसकी जो दीवार है, ये वाली जो दीवार दिख रहे हैं आप, ये वाली दीवार, ये वाली, ये दीवार ऊष्मीय है। तो इसकी जो भी गर्मी होगी इधर आएगी और इसकी भी गर्मी इधर आएगी। तो उस हिसाब से जितना ये गर्म होगा उतना ही ये गर्म होगा, उतना ही ये गर्म होगा। तो यही है जीरथ लॉ। कौन सा लॉ? जीरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होता है, द फिनोमिना व्हिच डज नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव्स। तो ध्वनि तरंग में कौन सी घटना होती है? प्रवर्तन, ये तो भाई प्रकाश में होता है। व्यतिकरण, ये भी। विवर्तन, ये सारे प्रकाश में होते हैं। और ध्वनि में भी कुछ कुछ परावर्तन तो ध्वनि में भी होता है, इको, व्यतिकरण, विवर्तन। ध्रुवन, पोलराइजेशंस ध्वनि में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव हमसे पूछा है, तो नेगेटिव हमारा जवाब होगा कि पोलराइजेशन यानी ध्रुवन ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र मैंने पहले भी कहा है कि विमीय सूत्र 30 से 35 विमीय सूत्र हैं जो ट्रेंडिंग में चलते हैं। उसमें से एक या दो आपको स्टेट में पूछे जाते हैं। या तो फॉर्मूला याद करके आप बनाना सीख लें, निकालना सीख लें, या जो महत्वपूर्ण है उसे याद कर लें। यही दो ऑप्शन है। एक स्पेशल वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला का स्पेशल, और एक गेट का स्पेशल वीडियो, एक ट्रांसफार्मर का स्पेशल वीडियो 5-5 मिनट का मैं अलग से लाऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। इसलिए यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है MT-2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, किसी द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किस पर निर्भर करता है? किसी द्रव का वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि से बढ़ता है, ताप में कमी से घटता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों किसी द्रव का वाष्प दाब, कोई लिक्विड है उसका जो वाष्प दाब है
ताप में वृद्धि होने से बढ़ जाता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें वृद्धि होने लगेगा, क्योंकि वो क्या है, द्रव है, द्रव है। जब आप उस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें उसके जो वाष्प दाब होगा उसमें क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। एक लड़का अपने हाथों में डंबल लेकर घूर्णन करती हुई मेज पर खड़ा है। एकाएक अपने हाथों को अपने सीने की ओर खींच लेता है। मेज का कोणीय गति, तो मेज का ये कह रहा है कि डंबल लेके घूम रहा है और अपने पहले हाथ फैला हुआ है फिर सिकोड़ लेता है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई आदमी अपने हाथ को फैला के नाचेगा और सिकोड़ लेगा तो इसका जो ये कोणीय एंगल है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी वेग बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखिएगा कोई गोताखोर है या फिर आप ऐसे हाथ फैला के नाचिए, हाथ सिकोड़ लीजिए तो आप तेजी से नाचेंगे, क्योंकि इसका रेडिएशन कम हो जाएगा, त्रिज्या छोटी हो जाएगी, तो जो वेग है, एंगल जो है, कोणीय वेग या कोणीय गति वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कोई जो लंबी छलांग लगाता है, ऊंची कूदता है या तैरता है, तो ऊंची छलांग लगाता है जिसे लॉन्ग जंप कहते हैं, तो जब वो हवा में फ्लाई करता है तो बॉडी को काफी सिकोड़ता है ताकि वो आगे ज्यादा बढ़ पाए, गति में ज्यादा आ पाए, तो इंक्रीज होती है, बढ़ जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, प्रासरब तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव हैं? बिल्कुल है। क्या है, चलिए देखते हैं। तो प्रासरब तरंगे क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक प्रासरब, अवसरब, प्रासरब ऐसी ध्वनि तरंगे होती है। तो यहां हमसे पूछा है प्रासरब, तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर के तरंग को, यानी 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज। तो हमारा सवाल क्या कहता है, फिर एक बार समझिए पहले। कहता है प्रासरब तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? अल्ट्रासोनिक कहता है, प्रासरब। तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो तरंगे होती है वो हमेशा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो जाती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चली जाती है, इसलिए 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले यांत्रिक तरंग को कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीचे डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर के यांत्रिक तरंग को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है, यानी 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का जो भी तरंग होगा उसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लेंस का गोलीय विपथन का कारण क्या है? लेंस के गोलीय विपथन का कारण क्या है? लेंस का गोलीय विपथन का कारण है क्या है? सीमांत किरणों के लिए उपाक्षीय किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना, उपाक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना, अपवर्तनांक में रंग के अनुसार परिवर्तन, नहीं ये सब नहीं होगा, लेंस के तल पे होने में नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उपाक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग निर्भर करता है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है उसका अधिकतम वेग किस पर निर्भर करता है? तो उसका अधिकतम वेग निर्भर करता है केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, केवल देहली आवृत्ति पर। तो देहली आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देहली थ्रेशोल्ड एनर्जी पर निर्भर करता है। ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से देहली आवृत्ति जो होती है उस पर निर्भर करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल साई यूनिट, यह मूल साई मात्रक नहीं है। तो एम्पियर तो है ही, कैंडला भी है, केल्विन भी है, न्यूटन यह साई मात्रक तो नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन मूल इकाई नहीं है, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया बल का मात्रक न्यूटन, एसआई में नहीं आता। अगला सवाल है, जब पारदर्शी पदार्थ के समतल प्लेट के ऊपर प्रकाश ध्रुवन कोण पर आपतित होता है तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें होती है। तो जब पारदर्शी पदार्थ यानी कि जब कोई ट्रांसपेरेंट पदार्थ आपने लगाया उसके ऊपर प्रकाश को डाला, ठीक, तो ध्रुवन कोण पर आपतित होती है तब परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें। तो पोलराइज्ड अगर हो गया, पोलराइज मतलब भाग गया, तो वो परपेंडिकुलर होता है, परस्पर लंबवत होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केपलर का ग्रह गति के तृतीय नियम बतलाता है कि ग्रह के सूर्य का परिता आवर्तकाल टी अनुक्रमानुपाती होता है ए के पावर 3/2 के। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला ही है दोस्तों, फॉर्मूला ही पूछ देता है, टी स्क्वायर ए 3/2, ये फॉर्मूला है किसका?
ये आपका फॉर्मूला, ये तृतीय नियम का, किसके, केपलर के ग्रह के गति का तृतीय नियम का ये फॉर्मूला है आपका टी व्युत्क्रमानुपाती A3/2 के। अगला सवाल लेते हैं, एक भारी अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, एक भारी अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से क्या होती है, कम होती है। अस्थाई नाभिक है और भारी है, तो प्रोटॉन की संख्या से किसकी संख्या कम होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, मैच द लिस्ट। तो चलिए मैच द लिस्ट कराते हैं। हाइजेनबर्ग को किससे मैच करेंगे, आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव से मैच करा लीजिए। न्यूटन साहब को किससे कराएंगे, गति के नियम से। केपलर साहब को किससे कराएंगे, ग्रह के गति के नियम से। और हाइजेनबर्ग को अनिश्चितता के सिद्धांत का। A का 4 देख लीजिए कौन सा है, A का 4 एक ही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ मिला हुआ, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, न्यूटन ने गति का नियम, केपलर ने ग्रहों के गति का नियम। अगला सवाल, यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से, देखिए दोस्तों, निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कह रहा है निर्वात में गिराया, जहां कोई बात ही ना हो। निर्वात में तो दोनों साथ गिरेगा, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं, एग्जैक्ट इक्वल बिल्कुल समान गिरेगा। देखिए समान त्रिज्या के एक लोहे की गेंद एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में गिराया जाए तो दोनों एक ही समय में पृथ्वी पर गिरेंगे, क्योंकि जब निर्वात हो जाएगा, जहां कोई बात नहीं है, तो कोई भी बल उसके अगेंस्ट में कार्य ही नहीं करेगा, तो फर्क नहीं पड़ता है कि लोहा है कि लकड़ी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी बीमाएं समान होती है। तो बल और विस्थापन की बीमा समान होती है, उसी तरह बल, आघूर्ण और कार्य की बीमा समान होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्य और आघूर्ण, वर्क एंड टॉर्क, इसकी बीमा क्या होती है, समान होती है। अगला सवाल, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। तो प्लांक नियतांक की बीमा होती है रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, सॉरी एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग, माफ कीजिएगा, कोणीय संवेग होता है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की गई, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। तो काफी फैक्चुअल और बच्चों वाली सवाल आ गई एक। अगला सवाल लेते हैं, उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी। भाई साहब, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा होगी अनंत, क्योंकि खौलता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस में, और कह रहा है कि खौलता हुआ पानी जब आगे चल के भाप बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तब तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो अनंत होगी, कोई आप लिमिट नहीं लगा सकते। अगला सवाल, पृथ्वी की परिधि की परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक आवर्त का, तो पृथ्वी के परिधि के पास है, तो पृथ्वी का परिधि, जहां परिधि है पृथ्वी का, वहां भी जी क्या हो जाता है, 0। तो जहां जहां जी 0 होगा तो टी इक्वल टू हो जाएगा अनंत। तो ऑप्शन हमारे पास है बी। अगला सवाल लेते हैं, पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग, लोलक तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी, ए वॉच हैविंग मेन स्प्रिंग वाली। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों भाई, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर कोई फोर्स ही नहीं है। तो चंद्रमा पर गैसों का वर्ग माध्य मूल वर्ग VMS गैसों के पलायन वेग से भी अधिक होता है, यानी गैस का जो पलायन वेग है वो अधिक है चंद्रमा के स्थल के पलायन वेगों से, मूल वेग से, तो गैस भाग जाती है, चंद्रमा रोक ही नहीं पाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वी के निकट है, ये तो गलत बात है। ये पृथ्वी के परिधि का, ये भी गलत है। यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, गलत है। यह नन ऑफ द अबव, डी आंसर हो जाएगा। तो बात समझ गए। तो चंद्रमा का जो वर्ग माध्य मूल वेग गैस का जो पलायन वेग है, वेग से भी अधिक होता है किसका, गैसों का। तो चंद्रमा पर जो भी थोड़ी बहुत गैस है वो उसके वहां उपस्थित पलायन वेग से भी ज्यादा है, इस वजह से वहां पर कोई भी गैस या वायुमंडल टिकता नहीं है, वो चला जाता है। चंद्रमा के पास अपनी कोई ये शक्ति इस टाइप का नहीं है जो आपको उसको रोकता है। एक कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान है, इसका स्थिर होता है। एक कण एक वृत्त पर एक समान चाल से गतिमान,
तो इसका स्थिर होता है। भाई एक समान चाल से चल रहा है दोस्त, और क्वेश्चन समझिए, एक समान चाल से जब चल रहा है तो क्या स्थिर होगी? वेग, त्वरण। लेकिन वृत्त पर है तो वेग तो हमेशा चेंज होगा, त्वरण भी चेंज होगा, विस्थापन तो खैर बात ही समझ रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? स्थिर होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगला सवाल है, v वेग से गतिमान कार चालक अचानक आपने सामने दूरी पर एक चौड़ी दीवार देखता है, उसको क्या करना चाहिए? v वेग से यानी किसी वेग से कोई गतिमान कार चालक अचानक आपने सामने a दूरी पर एक चौड़ी दीवार देखता है, सामने समझिए कोई दीवार आ गया, तो उसको क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाना चाहिए, तीव्र मोड़ पर घूमना चाहिए। तो ब्रेक भी लगाना चाहिए, घूमना भी चाहिए। तो ऑप्शन दोनों सही है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कार तेजी से चलाते हुए आ रहा है और सामने एक कोई दीवार है, तो ब्रेक लगा के उसको टर्न करना चाहिए। अगला सवाल ले, अपचाई ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है? अपचाई, स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन जैसे ही होगी तो उसकी द्वितीयक कुंडली जो होगी वो निम्न विभव पे आएगा, तो धारा में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही विभव यानी वोल्टेज में कमी करेगा तो धारा में क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि ट्रांसफार्मर दोनों हमेशा एनर्जी इक्वल रखता है। तो अगर एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, तो वोल्टेज में कमी होगी तो धारा में वृद्धि हो जाएगी। ये स्टेप डाउन का है। वहीं स्टेप अप होगा तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, धारा को कमी कर देगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बहुत दूरी पे लगाते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन थर्मल से आ रही हो आपके पावर हाउस, लेकिन स्टेप डाउन लगाते हैं हम लोग जहां पर कम कर करके देते हैं। जैसे हमारे घर के सामने जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर, वो वाली, तो वो हो गया स्टेप डाउन। तो इसमें क्या आंसर होगा? अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है? तो इसमें धारा में, वोल्टेज में कमी आती है और धारा में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए, धारा में वृद्धि। अगला सवाल, लाइट वेव्स आर, प्रकाश की तरंगे होती है? बिल्कुल होती है। प्रकृति में विद्युत चुंबकीय, कॉस्मिक किरणें, अवरक्त किरणें, वायुमंडल में अदृश्य। तो विद्युत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, लाइट प्रकाश की तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके गाइस, अगला सवाल, एक उत्तल लेंस, कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म, एक ठोस गोलाकार गेंद समान पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम से बने हैं, विक्षेपण क्षमता होगी, यानी सबको मिला के बना दिया तो विक्षेपण क्षमता तो सब में हो जाएगी, विक्षेपण तो करेगा सब, ऑल ऑफ द अबव। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर होती है? बिल्कुल, हीट एडेड टू सिस्टम इज इक्वल। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर होती है इसके आंतरिक गति ऊर्जा में परिवर्तन के, इसके आंतरिक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के, और दो ऑप्शन कहाँ गए? तो इसके द्वारा किए गए कार्य के, तो उपरोक्त तीनों, तो तीनों में होता है, तो सम ऑफ उपरोक्त तीनों। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एवं उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी कार्य के भी बराबर होता है, परिवर्तन के भी बराबर होता है, और उसके आंतरिक स्थिति ऊर्जा के परिवर्तन के भी बराबर होता है। दो सतहों के बीच घर्षण बल निर्भर नहीं करता है, निगेटिव पूछ रहा है दोस्त। क्वेश्चन कहता है दो सतहों के बीच घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उसके आकार पर, साइज ऑफ द बॉडी। सतह पर तो करता ही करता है, क्षेत्रफल, स्पर्श क्षेत्रफल, जितना क्षेत्र उससे स्पर्श करेगा। पिंड के आकार पर, अगर पिंड का आकार क्या है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जिस सतह की प्रकृति, अब जैसे खुरदुरा सतह है तो वहां घर्षण ज्यादा हो जाएगा। स्पर्श क्षेत्रफल, यदि ज्यादा क्षेत्र स्पर्श कर रहा है तो वहां भी घर्षण ज्यादा होगा। कॉन्टैक्ट एरिया अगर बढ़ा देंगे तो, इसलिए तो गोल बनाते हैं ताकि कॉन्टैक्ट एरिया कम हो, ताकि घर्षण कम हो। यहाँ कह रहा है कि नहीं, निर्भर नहीं करता, तो ये सब तो निर्भर करता है भाई। तो बॉडी के शेप, साइज ऑफ द बॉडी निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव पूछा, नेगेटिव बताइए। अगला सवाल, वेग प्रवणता की बीमा किसके समान है? वेग प्रवणता, प्रवणता ग्रेडियंट आवृत्ति के समान है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में कौन से कथन मानव अभिनेत्र लेंस के लिए सही हैं? सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट पर कीजिए। एक उत्तल लेंस होता है, तो मानव का जो अभिनेत्र होता है एक उत्तल लेंस होता है, ये तो सही है। यह एक अवतल लेंस होता है, ये गलत है। यह परिवर्तनशील फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, ये भी सही है। यह रेटिना पर दूरस्थ वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही लग रहा है। तो 1, 3 और 4 सही है, क्लियर, कोई दिक्कत? लेकिन अगर सबसे सही आपको कह रहा है
क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन मानव अभिनेत्र लेंस के लिए सही उत्तर का चुनाव कूट से करना है। हमारा सही कौन कौन हुआ, 1, 3 और 4। तो देखिए 1, 3, 4, 1, 3, 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेंस में गोलीय विपथन का कारण, ये क्वेश्चन पहले भी हुआ था, उपक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक हो जाना। अगला सवाल, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है भाई। तो साबुन का जो बुलबुला है उसमें रंग पैदा करने की घटना क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण, ध्रुवण। तो इंटरफ्रेंस होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला सवाल है, व्यतिकरण क्या होता है आप समझे, प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण, विवर्तन तो आप समझ ही गए, किसी कोना पे मुड़ना, विक्षेपण तो आप समझ ही गए, प्रिज्म से होकर गुजरता, ध्रुवण तो समझ ही गए, चकाचौंध की स्थिति हो जाना, व्यतिकरण एक साथ प्रकाश की कई किरणें जब चलने लगती है तो उसे कहते हैं व्यतिकरण, एक साथ समूह में, जैसे बाइक लगा के चलते हैं सब, साइकिल लगा के। तो साबुन का बुलबुला पर प्रकाश के अध्यारोपण कारण रंगीन दिखाई देता है, जो भी बुलबुला जो होता है उसके चारों तरफ से लाइट एक साथ चलने लगती है, इसलिए वो रंगीन दिखने लगता है। प्रकाश, अगला सवाल, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रकाश में देखी गई अनेक प्रक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है, परंतु निम्न प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति आवश्यक है। कह रहा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रकाश में देखी गई अनेक प्रक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है, बहुत अच्छी बात है, परंतु निम्न प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग प्रकृति आवश्यक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, विवर्तन, क्राम्पटन, कृष्णपिंड। तो विवर्तन, डिफ्रैक्शंस, विवर्तन आवश्यक है, जो तरंग की प्रकृति की व्याख्या करता है। तो तरंग की प्रकृति के लिए आवश्यक क्या व्याख्या है दोस्तों, तो तरंग की प्रकृति के लिए आवश्यक है प्रकाश में विवर्तन की घटना होनी चाहिए। संधि डायोड एक अचालक के रूप में कार्य करता है, इसे जोड़ दिया जाए। जब संधि डायोड एक अचालक के रूप में कार्य करेगा, कब करेगा, जब इसे रिवर्स वाइज में जोड़ेंगे, उत्क्रम अभिनत में रिवर्स वाइज में आप जोड़ दीजिए, ये काम करेगा अचालक के रूप में। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में करने के लिए उत्सर्जक आधारक संधि का अग्र अभिनीत तथा आधार संग्रहक संधि का उत्क्रम अभिनीत किया जाता है। कोई अभिनीत विभव आवश्यक नहीं है, ये तो गलत है। दोनों संधि अग्र अभिनीत किया, नहीं दोनों नहीं कर सकते, दोनों संधि उत्क्रम दोनों नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, किसी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश एक धातु की सतह पर आपतित होता है, आपतित विकिरण की तीव्रता में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। यानी आपतित विकिरण की तीव्रता में वृद्धि करने पर, जब आपतित विकिरण में की तीव्रता में आप विद्युत करेंगे तो प्रकाश का विद्युत धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डीसी मोटर में आर्मेचर धारा तब अधिकतम होगी जब मोटर अधिकतम चाल प्राप्त करेगा। सही बात है, जो डीसी मोटर है उसमें आर्मेचर की धारा तब अधिकतम होगी, यानी कि धारा कब सबसे ज्यादा होगा, तो धारा तब होगा जब बहुत तेजी से चलेगा, तो अधिकतम चाल को प्राप्त पिकअप पकड़ लेगा तब। अगला सवाल है, विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर की तुलना में विभव मापी का एक उत्तम उपकरण है, क्योंकि विभव मापी मापित किए जाने वाले अज्ञात विद्युत वाहक बल से स्रोत से कोई धारा नहीं लेता। वोल्ट मीटर का उच्च प्रतिरोध होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विभव के तार का प्रतिरोधकता अत्यंत कम होता है, ये भी नहीं है, ये भी गलत होगा। विभव मापी मापित किए जाने वाले अज्ञात विद्युत वाहक बल के स्रोत से कोई धारा नहीं लेता, बिल्कुल यही, वो धारा नहीं लेता स्रोत से। अगला ऑप्शन, पानी पर तैरता हुआ तेल व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, यह प्रभाव दृश्य होने के लिए तेल की मोटाई होनी चाहिए। तो पानी पर तैरता हुआ तेल व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है, यह प्रभाव दृश्य होने के लिए, दिखने के लिए तेल की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो तेल की मोटाई होनी चाहिए 10,000 एंगस्ट्रॉम, ये याद ही रखना है, 10,000 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेजर पुंज की तरंगदैर्घ्य का मानक माना जा सकता है, तो लेजर पुंज की तरंगदैर्घ्य का मानक किस पर माना जाएगा, टाइम पे, तो टाइम से इसको कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर से भी नहीं मतलब, एंगल से भी नहीं है, लंबाई से, लेंथ से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लेजर पुंज। पॉलिश की गई धातु की एक प्लेट पर एक विषम काला धब्बा है, बिल्कुल एक पॉलिश की धातु प्लेट है, एक धब्बा है, इसको 1400 के तक गर्म करते हैं, बिल्कुल गर्म कर दिया। एक तथा अंधेरे कमरे के कक्ष में लाया जाता है, तो निम्न में क्या होगा, तो जब ये पॉलिश किया हुआ है और गर्म करते हैं और अंधेरे कमरे में लाते हैं, और चूंकि ये काला धब्बा है तो प्रकाश को अवशोषण कर लेगा,
तो बाकी सब अंधेरा दिखेगा लेकिन ये उजाला दिखेगा। तो धब्बा प्लेट की अपेक्षा अधिक चमकदार प्रतीत होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। सीधी सीधी बात, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बस खत्म कहानी। अगला सवाल, सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी भी साथ में नहीं पिघलती है, क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि जो बर्फ होती है उसका हिमांक या गुप्त उष्मा यूं कह लीजिए बहुत अधिक होता है, यह बहुत सख्त होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश उष्मा को अपने, ऐसा थोड़े है। यह विशिष्ट उष्मा धारिता कम होती है, कम कैसे होगी? यह विशिष्ट गुप्त उष्मा अधिक होती है, हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगला सवाल ले, विद्युत अपघट्य सेल में एक अम्लीकृत फेरस क्लोराइड तथा दूसरे अम्लीकृत फेरिक क्लोराइड है। एक अम्लीकृत फेरस क्लोराइड, एक दूसरा है फेरिक क्लोराइड, श्रेणी में जुड़ी हुई है। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर एकत्रित आयरन का अनुपात, तो सीधा यार 3/2 होता है। ये एनर्जी 1W1W2 और E1 E2 के फॉर्मूला पे आता है, जिसका 3:2 आंसर निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में वीडियो पॉज करके। अगला सवाल, ए अल्फा कण के उत्सर्जन से होता है, क्या होता है? ए अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु के आवेश में 2 इकाई की कमी होती है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु के आवेश में कमी होती है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त नाभिकीय समीकरण कहलाता है नाभिकीय संलयन। 1H1 + 1H2 = 2He3 + 1। ये है नाभिकीय संलयन का समीकरण, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन मापा जा सकता है? समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है, बिल्कुल। मैनोमीटर से नहीं, ग्लैब्रोमीटर से नहीं, सान्नतापी नहीं, पोलेरीमीटर द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था फिजिक्स का क्लास सेट 9। इससे पहले 8 सेट मैंने करा चुका हूं। तो यदि आप सारे सेट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप देखिए, यदि आप बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दे रहे हैं या फिजिक्स पेपर 2 बिहार स्टेट का दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही मजेदार और हेल्पफुल है। बहुत ही लेवल का और स्तरीय क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो कुल 9 सेट आज कंप्लीट होते हैं। 10वां सेट लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और इसके अलावा यदि आप आर्ट ऑफ टीचिंग का भी मैराथन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और बिहार स्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग के भी सारे सीरीज देख सकते हैं। उसमें भी 12-15 सीरीज हमने करा दी हैं। सारे सवाल एकदम लेवल के हैं और उसी लेवल के परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको हर सप्ताह जॉब अपडेट न्यूज मिलते रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सारे अपडेट आपको वन और सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलता रहे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।